हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए सीटेट प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं, जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आपके सीटेट एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करने वाला है ये, और आपको कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको सीधे सीटेट के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन के लिए, और एक बार यस कर दीजिए यदि आपके पास सब कुछ यानी कि वॉल्यूम और आपके पास स्क्रीन दोनों एकदम से सही आ रही हैं। तो एक बार यस कर दीजिए। जी हाँ, सभी भाई बहन यस कर दीजिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है आज का, तो इसमें आपके सभी सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आपको ज़बरदस्त प्रश्न मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे और नए प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न पर। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए। दोस्तों, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर होने चाहिए, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपर्युक्त बौद्धिक स्तर, या फिर केवल सीखने की योग्यता। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। एकदम से नए और ज़बरदस्त प्रश्न होंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, तो मैंने कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बार बताया कि जहां पर भी आपको केवल दिखेगा ना, तो केवल वाला आपका 99% गलत होता है, तो आप इस चीज़ को काट दीजिए। ठीक है, जहां पर भी आपको केवल दिखेगा ऑप्शन में, तो आप उसको काट देंगे। बिल्कुल भी उसमें दिमाग नहीं लगाना है, जरा सी भी देर नहीं लगानी है। ठीक है, यानी कि आपका कौन सा बच जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बच जाएगा, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। यही आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए, जहां पर केवल आएगा वहां पर आप तुरंत काट दीजिए उसको। ठीक है, वो आपका 99% गलत होता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो आपका हिंदी का है। ठीक है, तो कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं। दोस्तों, ये आपको बताना है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, या फिर केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। तो बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से आप सभी लोग सही आंसर देंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो देखिए, आपको इसमें भी वही एक ही लॉजिक लग रहा है। आपने अगर ऊपर वाला क्वेश्चन देखा तो इसमें भी कहीं ना कहीं वही लॉजिक है कि केवल आपको दिखा। ठीक है, 3 में केवल दिख गया, यानी कि आप इनको बिना सोचे समझे काट दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपका फर्स्ट हो जाएगा कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चा क्या करता है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ता है। एकदम से ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, तो आपको वॉल्यूम में थोड़ा सा फ़र्क दिख सकता है और आवाज़ थोड़ी स्लो आ सकती है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करें। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुक्त अंत वाला प्रश्न क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोग आंसर दे दीजिए, फिर मैं उसके बाद में इसको क्लियर कराता हूँ अच्छे से। ठीक है, जी हाँ, बताइए दोस्तों 7 से ज़्यादा क्या है। 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85, ये संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए। कौन बड़ा है इनमें से बताना है, 1/3 या 7/5 में से। 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखिए। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। जी हाँ, बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिए, आप सभी लोगों का सही आ रहा है, 1-2 बच्चे का गलत आ रहा है, तो गलत नहीं आना चाहिए। ध्यान रखिए, मुक्त अंत वाला प्रश्न वह होता है जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, यानी कि उसके कुछ और ज़्यादा हम एग्जाम्पल दे सकें, उससे और ज़्यादा उसको सॉल्व कर सकें। जैसे हम देखते हैं 7 से ज़्यादा क्या है, तो आप डायरेक्ट बोल दो कि 8 है। 7 से ज़्यादा क्या है, तो आप कहोगे 8 है, मतलब एक एग्जैक्ट हो गया कि हाँ यही होगा, फिक्स होगा। ठीक है, फिक्स होता है एकदम से।
25, 71, 19 इनको क्या करना है, आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम एक ही तो होता है क्या, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है? नहीं, आरोही क्रम एक ही होता है। तो एक बार में इनको सेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बार बार नहीं कर सकते। कौन सा बड़ा है, तो इसमें हम एग्जैक्टली बता देंगे कि इसमें 1/3 बड़ा है या 7/5 बड़ा है, एक बार में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर पूछा जाए 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्या लिखिए, तो आप क्या करोगे, यहां पर 2.8 भी लिख सकते हो, 3.9 भी लिख सकते हो, 10.5 भी लिख सकते हो, मतलब आपका मन करता है वो संख्या यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्या लिखनी है, कोई भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो एकदम से सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको समझ में आ गया तो एक बार लाइक कर दीजिए, सभी भाई बहन एक बार लाइक कर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर ये ऑप्शंस यहाँ पर आप देख लेंगे, स्लाइड को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन पूरा दिख जाए। जी हाँ, अब बताइए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रिपब्लिक जॉन डेवी ने लिखी है क्या, एमिल मतलब आपको बताना है कि किससे किसका मेल किया जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रश्न के लिए, इस प्रश्न को आप यहाँ पर देख लीजिए और आपके जो उत्तर हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप बताइए किससे किसको मैच करके एकदम से सही बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं, सभी भाई बहन कमेंट करें। देखिए, कमेंट करना बहुत जरूरी है। कमेंट करने से क्या होता है, आप उस प्रश्न को कम से कम 4 से 5 बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद में अच्छे से सोचते हैं, उसके बाद मैसेज करते हैं, यानी कि उसके बाद रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कमेंट करते हैं तो वो प्रश्न आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं ये तो जानते हैं, ठीक है, रिपब्लिक किसकी पुस्तक है। अगर हम पूछें रिपब्लिक किसकी पुस्तक है, तो अगर हम ये आपसे पूछते हैं तो रिपब्लिक किसकी पुस्तक है, बता दीजिए दोस्तों। रिपब्लिक आप सभी लोग जानते हैं रूसो ने लिखी है, रिपब्लिक रूसो की पुस्तक है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो जब हमें पहला ही मिल गया, तो अगर हमें बाकी के नहीं पते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब यहां पर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए कि चौथा, यानी कि पहले का चौथा किसमें है, तो इसमें दिख रहा है भाई, इसमें हमें दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो एकदम से यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब इसको हम यहाँ पर देखना ये है कि इनकी पुस्तकों के जो नाम है वो सबके याद कर लेंगे। रिपब्लिक किसने लिखी है, प्लेटो ने, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि आपका एमिल एंड एजुकेशन सरस्वती, एमिल एंड एजुकेशन सरस्वती, ये किसकी पुस्तक है, तो आप कहोगे प्लेटो की पुस्तक है। किसकी दोस्तों, प्लेटो की पुस्तक है, ठीक है। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा मिस हो गया है, ये एमिल होगा, एमिल एंड एजुकेशन सरस्वती नहीं होता है, एमिल है, ठीक है, ओनली एमिल होगा। ये प्लेटो की पुस्तक होती है। और यहाँ पर बात करें दी स्कूल एंड सोसाइटी, ये किसकी पुस्तक है, तो आप कहोगे जॉन डेवी की पुस्तक है। आप सभी लोग जानते हैं जॉन डेवी की पुस्तक है ये वाली। और यहाँ पर संध्या विधि की बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती जी ने संध्या विधि दी है, एकदम से सही हो जाएगा। इन सभी को याद कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो जितने भी प्रकार से प्रश्न बनेंगे आप सभी को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है आज का, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है, यह आपको बताना है। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, क्या यह हो सकता है। अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, क्या यह हो सकता है, बताइए। मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, और ऑप्शन नंबर डी है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। बहुत बढ़िया दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है, बताइए दोस्तों। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। इसका जो उत्तर होगा, तो हम देखते हैं तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता। देखिए भाई, चाहे बच्चा तेज पढ़ता है या धीरे पढ़ता है, एकदम से कैसा पढ़ना चाहिए, सटीक पढ़ना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है।
अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, आप सभी लोग जानते हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बाकी किसी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बिल्कुल गलत है। मुहावरे और लोकोक्तियों का ज्ञान प्रदान नहीं करना है। बच्चा प्राथमिक स्तर पर है तो मुहावरे लोकोक्तियों को तो जानता ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपका मैथ से आता है। ठीक है जी हाँ। कक्षा सेकंड के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण क्या होगा दोस्तों, यह आपको बताना है। श्यामपट्ट का तल, जियोबोर्ड, 3D सॉलिड्स के नेट्स या फिर क्यूब्स। बताइए दोस्तों, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण क्या हो सकता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। ऐसे प्रश्न आज आपको मिलेंगे जो आप कहोगे सर वाकई में ये प्रश्न सीटेट में आने लायक हैं, और आपको यहाँ से कम 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे सीटेट में। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं इस प्रश्न की, तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा जियो बोर्ड। क्या होगा दोस्तों, जियो बोर्ड होगा कि सरल आकृतियों, उनके लंबों और किनारों से परिचित कराने का सबसे बढ़िया उपकरण आपका जियो बोर्ड होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। सभी भाई बहन, अगर किसी का गलत है तो आज ही सही कर लीजिए क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन है उन्हें क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, या फिर संगति कहते हैं। तो बताइए, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं गलत दे रहे हैं, कुछ भाई बहन सही दे रहे हैं, बाकी लोग गलत दे रहे हैं। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, तो कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उसे हम गतिशीलता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आज के प्रश्न दोस्तों मैंने आपके लिए वही रखे हुए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, तो आप सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों थोड़ा सा मैनेज करें, थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा बिल्कुल चेंज आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, या फिर हिंदी होनी चाहिए। बताइए दोस्तों, क्या होना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं लोग, कुछ भाई बहन इसमें दे रहे हैं हिंदी, एकदम से सही हो जाएगा कि हिंदी होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों सही नहीं होगा, गलत होगा। ध्यान रखिए, हिंदी नहीं होना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये कुछ नहीं, क्या होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, मातृभाषा होनी चाहिए, चाहे मातृभाषा उसकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, गुजराती हो, जो भी हो, लेकिन उसकी मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जी हाँ, यह प्रश्न बहुत अच्छे से आप देखेंगे, मैथ का क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है दोस्तों। यह सवाल आपको देखना है। यहाँ 4 खंबे हैं, यहाँ 4 खंबे हैं जिनकी माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 235 सेंटीमीटर। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम माप, अधिकतम लंबाई क्या होगी। यह सवाल किस लिए पूछा गया, ये खाली जगह है तो आपको बताना है क्यों पूछा गया है ये सवाल। अब यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा पूरा लगा देते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको पूरा प्रश्न एक बार में दिख जाए। ठीक है, HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने के लिए गुणज और गुणक, गुणज यहाँ पर क्या गुणांक होगा ये। ठीक है, जी हाँ, गुणा होगा ये। ठीक है, गुणा कर लेंगे। गुणा और गुणज के ज्ञान की परीक्षा के लिए, HCF प्राप्त करने के कौशल की जांच के लिए, या फिर आपका सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आंसर दीजिए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि प्रश्न को जब तक हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम ऑप्शन को नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हमें प्रश्न को पहले पढ़ना है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार में नहीं आता 3 बार पढ़ेंगे, पर जब तक समझ में नहीं आता तब तक उत्तर मत दीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बताइए।
तो अगर मैं इस प्रश्न के उत्तर की बात करूं तो यहां पर एक चीज बताइए, ठीक है। इन्होंने कहा कि खंबे कितने हैं, तो 4 खंबे हैं। कितने दोस्तों? 4 खंबे हैं। 4 खंबे हैं, इनका हमने क्या निकाला, तो यहां पर मान लीजिए 4 खंबे हैं, 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 235 सेंटीमीटर। अब इन्हें क्या करना है, उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है। तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम माप क्या होगी? देखिए हमेशा मैंने आपके लिए बताया है, और नहीं पता हो तो सुन लीजिए, जहां पर अधिकतम की बात की जाएगी ना, कि अधिकतम लंबाई क्या होगी, तो वहां पर हमेशा आपका HCF निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? HCF निकाला जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और जहां पर छोटी से छोटी माप की बात की जाएगी वहां पर आप LCM निकालेंगे, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही छोटा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पर HCF होगा वहां पर यही पूछा जाएगा अधिकतम, ठीक है। अधिकतम की बात की जाएगी, और जहां पर LCM निकालना होगा वहां पर मिनिमम या फिर कम से कम की बात की जाएगी। ये दो चीजें आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो टुकड़ों में काटना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे इस प्रश्न को समझने के लिए कि इनका LCM निकालेंगे। तो मान लीजिए हमें यहां पर मान लीजिए 215 का निकालना है, ठीक है। 215 का LCM निकालना है, तो क्या आएगा दोस्तों? 5 गुणा 43 कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, इसके लिए थोड़ा सा मैं जल्दी से करा देता हूं जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। मान लीजिए हमें 105 का निकालना है, तो 105 का क्या होगा? 5 गुणे 3 गुणे 7 हो सकता है, आप सभी लोग जानते हैं। अगर हमें मान लीजिए और कौन सा बचा आपका, हाँ 150 बचा हुआ है, तो 150 का अगर हमें निकालना है तो क्या हो सकता है? तो 5 25 और 25 तियां 75, और 75 दूनी आपका हो जाएगा 150, ठीक है। ये हो गया। और क्या बचा? एक और बचा, एक आपका कौन सा बचा? तो 235 आपका बचा। और 235 का क्या हो सकता है? तो 5 गुणे कितना कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम 5 गुणे 47 कर लेते हैं, ठीक है। 5 गुणे 47 आपका 235 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहां पर आपका HCF क्या आ जाएगा? तो HCF आपका 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहां पर सबसे अधिक लंबाई जो हो सकती है एक टुकड़े की, वो 5 सेंटीमीटर हो सकती है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आपको मैंने प्रश्न भी समझा दिया। आप यहां से इस टाइप से अगर थ्योरी का भी प्रश्न आ सकता है, आप कर सकते हैं। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एकदम से सही होगा। और दोस्तों समझ में आया हो तो एक बार लाइक कर सकते हैं, और शेयर करना ना भूलिए। जब आप वीडियो देख लें उसके बाद ही शेयर करें, अभी शेयर ना करें, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मानसिक स्वास्थ्य और इसमें घनिष्ठ संबंध है। क्या संबंध है दोस्तों, ये आपको बताना है। अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, वचने या समायोजन। बताइए दोस्तों किस प्रकार का संबंध है दोस्तों, ठीक है। बताइए मानसिक स्वास्थ्य और किस में घनिष्ठ संबंध है, ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मानसिक स्वास्थ्य और खाली जगह में घनिष्ठ संबंध है, किसमें घनिष्ठ संबंध है? यह प्रश्न आपके लिए हो सकता है नया हो, कुछ भाई बहन गलत भी कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वो होगा कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। कुछ लोगों ने लगाया है, लेकिन दोस्तों ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एकदम से सही होगा। मानसिक स्वास्थ्य और स्वीकारता। देखिए दोस्तों, जब आपका मानसिक स्वास्थ्य एकदम से सही होगा तभी आप चीजों को स्वीकार कर पाएंगे, ठीक है। जब आप पढ़ने बैठेंगे और आपका मानसिक संतुलन या फिर मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, स्वीकारता हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे प्रारंभ से ही कैसे होते हैं, ये आपको बताना है। हिंदी का प्रश्न है। बताइए, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं, या फिर एक भाषिक होते हैं? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि बच्चे प्रारंभ से ही किस प्रकार के होते हैं? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बच्चे प्रारंभ से ही किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। बताइए। तो आपसे मैं यदि एक चीज पूछता हूं, बच्चे क्या 2 ही भाषा जानते हैं? ये जरूरी है कि 2 ही भाषाएं जानते हो? गलत हो जाएगा, ठीक है। भाषा में कमजोर होते हैं, ये तो गलत है। आप सभी लोग जानते हैं। क्या एक ही भाषा जानते हैं? नहीं, बहुभाषिक होते हैं, यानी कि बहुत सारी भाषाएं जानते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी छोटा बच्चा होगा, वो मतलब पंजाबी के अगर 2 शब्द सीख गया ना, तो वो 2 शब्दों को ही बोलने लगता है। तो कहीं ना कहीं उसमें बोलने की हैबिट तो होती है ना, तो बहुभाषिक होते हैं, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं आपसे कहता हूं यदि आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सारी चीजें छोड़ के एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। ठीक है, आप पेडागोजी तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, पेडागोजी के अदरवाइज आपको जो भी पढ़ना है किसी भी बुक से मत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़िए। गारंटेड आप जो स्कोर करेंगे ना शायद कोई कर पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए यह क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। एक विद्वान थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस पर रिसर्च की थी कि उनका जो आमाशय के अंदर जो क्रिया होती थी पाचन की बहुत तेज होती थी, लेकिन जो बाहर होती थी बहुत स्लो होती थी। ये पूरा प्रयोग उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। क्या ये हो सकता है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो दोस्तों यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा कि ऐसा नहीं है। ठीक है, कि अंदर अम्लीय होते हैं बाहर आकर क्षारीय हो जाते हैं, ऐसा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। देखिए दोस्तों, हम आपसे क्या कहते हैं, मान लीजिए बाहर अंदर जितना पाचक रस है उतना ही हम बाहर निकाल लें तो अब भी बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। तो इससे कुछ इसका इफेक्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा होता है या कम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाता है। तो क्या मैं इससे आपसे यह पूछता हूं कि क्या वो निष्क्रिय हो जाता है, तो ध्यान रखिए ऐसा नहीं है, सक्रिय रहता है। क्यों, अगर निष्क्रिय हो जाता तो पाचन क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती दोस्तों। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। यही आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए जो आपका किसका है दोस्तों, ईवीएस का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक बार लाइक कर सकते हैं। जी हाँ, लाइक कर सकते हैं आप सभी लोग। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, यह आपको बताना है। संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या फिर सृजनशीलतावाद। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप सभी भाई बहन कमेंट करें जल्दी से। तो ध्यान रखिए कहीं ना कहीं आप सभी लोग गलत दे रहे हैं, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों, वी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। ध्यान रखिए अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है क्रियाशीलतावाद। क्रियाशीलतावाद कहता है कि बच्चे को क्रिया करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, तो सबसे ज्यादा स्वतंत्रता देता है दोस्तों इन सभी पॉइंट्स में। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। बनाए बिना इसका मतलब क्या है कि जो नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, जो नहीं है वो आपको बताना है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा। एक मिनट रुकिए, जी हाँ, आपको क्या करना है दोस्तों इस प्रश्न में कि आपको ऐसी विधि बतानी है जो मातृभाषा को बीच में मध्यस्थ नहीं बनाता है। ठीक है, लेकिन दूसरी भाषा सिखाने में सहायक होती है। इस प्रकार की विधि बतानी है। कौन सी होती है, अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए प्रत्यक्ष विधि नहीं होगा। क्या नहीं होगा, काट दें क्या, नहीं काटना है दोस्तों। प्रत्यक्ष विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाता है लेकिन दूसरी भाषा को सिखाया जाता है। ठीक है, तो आपको इनको भी ध्यान रखना है कि अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि और अप्रत्यक्ष विधि, इन सभी में मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न आपसे वही पूछे जाते हैं लेकिन आपसे थोड़ा सा राउंड अप में पूछे जाते हैं, यानी कि आपको घुमा दिया जाता है बस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट कर दीजिए, और मेरी मेहनत कैसी लग रही है ये भी एक बार कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपको अगर अच्छी लग रही है तभी मेरी मेहनत है, यदि आपको अच्छी नहीं लग रही तो मेरी मेहनत नहीं है दोस्तों। ठीक है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। अब इसका क्यों किए जा सकते हैं यह आपको बताना है। कारण क्या है दोस्तों, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या यह हो सकता है आपका, बताइए दोस्तों। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं।
कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है या फिर रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। देखिए ये तो आपको गलत हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता है रेफ्रिजरेटर में कि जो रोगाणुओं को नष्ट कर दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, ये भी गलत है, ठीक है। अब अगला हम बात करते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं क्या? तो ध्यान रखिए दोस्तों, नष्ट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ निष्क्रिय हो जाते हैं, मरते नहीं हैं लेकिन निष्क्रिय हो जाते हैं, उस समय कुछ कार्य नहीं कर सकते वो, ठीक है। इसीलिए आपका रेफ्रिजरेटर में जो पके हुए चावल होते हैं वो क्या करते हैं, अपेक्षाकृत अधिक लंबे समय तक रखे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण के सिद्धांत से, अंतःक्रिया के सिद्धांत से, अंत संबंध के सिद्धांत से, या फिर निरंतरता के सिद्धांत से। बताइए दोस्तों, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार आपका किससे संबंधित है, यह आपको बताना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, एकदम से सही है, आप सभी लोगों का प्रश्न का आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, निरंतरता, यानी कि जब समाप्त ही नहीं हो रहा है तो निरंतर चलता रहेगा, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, सभी लोगों का सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि क्यों है दोस्तों, बताइए। भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, या फिर खेल में शारीरिक विकास हो जाता है। दोस्तों बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, देखिए ये गलत हो जाएगा, निगेटिव पॉइंट है। क्या शिक्षक जो है अपना श्रम यानी कि बोझ कम करने के लिए खेल को खिलाता है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। खेल में आनंद आता है, क्या ये सही हो सकता है? तो हाँ, हालांकि कहीं ना कहीं सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आनंद इसका उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखेंगे। खेल में शारीरिक विकास होता है, बिल्कुल दोस्तों सही है, लेकिन शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। खेल भाषा को विस्तार देते हैं, यानी कि बच्चा जब खेलता है तो कई प्रकार के मुंह से शब्द बोलता है, तो क्या होता है दोस्तों, भाषा को विस्तार देते हैं। एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जी हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, ठीक है। आज का आप बताइए कि आपका प्रैक्टिस पेपर 1 कैसा लग रहा है, और यदि अच्छा लग रहा हो ना तो एक बार लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा सा पता लग जाएगा कि आपके लिए प्रैक्टिस पेपर 2 बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? बताइए दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? नमकीन पानी का घनत्व तो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। बताइए दोस्तों, क्या सही हो सकता है? साधारण पानी का घनत्व तो नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, या फिर नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम हो जाता है। बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। तो कुछ भाई बहन सही दे रहे हैं, कुछ गलत दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कुछ भाई बहनों ने लगा दिया है जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्यों? इसमें क्या होता है कि नमकीन पानी का घनत्व तो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, एकदम से करेक्ट है दोस्तों। और यहाँ पर एक चीज मैं आपके लिए और बता दूं, आपने मृत सागर और वॉन झील का नाम सुना होगा, वहां पर भी ऐसा है कि यदि हम उस पानी में जाकर लेट जाते हैं तो हम वहां पर डूबेंगे नहीं, ऊपर तैरते रहेंगे। उसका कारण भी यही है कि नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, यानी कि वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा नमकीन हो चुका है, लगभग 35% वहाँ पर नमक है, ठीक है। यानी कि 1 किलोग्राम हम वहाँ पर अगर पानी सुखाते हैं तो आपको 350 ग्राम लगभग मिल जाएगा नमक, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी? स्किनर के द्वारा, प्याजे के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक एरिक्सन के द्वारा। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो यह तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, और जिसका गलत हुआ दोस्तों, ठीक है, तो कर तो कुछ भी नहीं सकते हम, लेकिन ध्यान रखिए गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मेरी मेहनत को थोड़ा ध्यान रखिए, मैंने बहुत बार आपको बताया है ये प्रश्न, ठीक है।
इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों का सही है। क्या है दोस्तों? तो प्याजे। प्याजे ने दोस्तों विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? तो आप सभी लोग जानते हैं। पहली संवेदीकामक, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी थी आपकी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक। तो आप इनको ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। प्याजे कहाँ के निवासी थे? तो आप कहोगे सुटियरलैंड के निवासी थे, ठीक है, सुटियरलैंड के निवासी थे। स्किनर की बात करते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था, चूहे पर प्रयोग किया था, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कोहलबर्ग, तो कोहलबर्ग कौन थे? तो कोहलबर्ग के बारे में आप जल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि कोहलबर्ग के बारे में इतने प्रश्न मैंने आपके लिए करा दिए हैं कि आप खुद नहीं सोच सकते, ठीक है। आप बताइए इनके सिद्धांत का क्या नाम था? जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मेघ बरसने लगा, मेघ बरसने लगा, इसमें किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है, यह आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर क्या होगा। तो पूर्वकालिक क्रिया नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि पूर्वकालिक क्रिया में कार्य पहले किया जाता है। यह आपका होगा संयुक्त क्रिया। क्या होगा दोस्तों? संयुक्त क्रिया। मेघ बरसने लगा, इसमें आपका संयुक्त क्रिया होगा। ध्यान रखिए इस प्रश्न के उत्तर के लिए, ठीक है। नाम धातु नहीं होगा, पूर्वकालिक नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर एकदम से सही होगा दोस्तों। ध्यान रखिए इस प्रश्न के उत्तर के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बाघों की सही विशेषताएं चुनिए। यहां पर इस प्रश्न को थोड़ा सा छोटा करते हैं। बाघों की सही विशेषताएं चुनिए। बाघ के कान सभी आवाजों को ग्रहण करने के लिए विभिन्न दिशाओं में घूम जाते हैं क्या? आपसे पूछा जाए क्या ये सही हो सकता है? अगला है, बाघ रात्रि के समय बिल्कुल भी नहीं देख पाता है। बाघ मौके के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवाजें पैदा करता है। या फिर डी है आपका, बाघ के गुर्राने की आवाज केवल 500 मीटर तक ही सुनाई दे सकती है। तो बताइए इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं। अब आपको थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन आपको लगा देते हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें आपका क्या हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए, अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, बाघ के कान सभी आवाजों को ग्रहण करने के लिए विभिन्न दिशाओं में घूम जाते हैं। तो ध्यान रखिए यह ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट है दोस्तों। 100% सही बात है कि बाघ के जो कान होते हैं वो विभिन्न दिशाओं में घूम जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए। अगला, बाघ रात्रि के समय बिल्कुल नहीं देख पाता, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है, देखिए देख कम पाता है लेकिन बिल्कुल नहीं देख पाता है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। बाघ मौके के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवाजें पैदा करता है, बिल्कुल एकदम से करेक्ट है दोस्तों। बाघ के गुर्राने की आवाज केवल 500 मीटर तक जाती है, गलत है। 3 से 4 किलोमीटर तक बाघ के गुर्राने की आवाज जाती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और यानी कि ए और सी है। ए और सी यानी कि मतलब आपका, एक सेकेंड रुकिए, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर एकदम से सही हो जाएगा, करेक्ट एकदम से। सी आपका बी फॉर क्या हो जाएगा, बी फॉर वर्लिन, एकदम से करेक्ट दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए आपको बताना है। सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, नकारात्मक, या फिर अग्न उन्मुखी। तो बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से सही। और एक बार लाइक ज़रूर कर दें यदि वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो एक बार लाइक कर दें। जी हाँ, सभी भाई बहन लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इस प्रश्न की, तो आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। सभी भाई बहन कमेंट करें। तो आप सभी लोग जानते हैं सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए, होनी चाहिए क्या, तो होनी चाहिए। लेकिन अगला बात करें, तटस्थ नहीं होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, अग्नोन्मुखी भी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो ध्यान रखिए सहानुभूतिपूर्ण से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपका अग्नोन्मुखी होना चाहिए, कि बच्चा जो भी कार्य करना चाहता है उसके लिए आगे से आगे बताने का कार्य माता पिता का होना चाहिए, उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी मोस्ट सुटेबल आंसर है,
अग्नोन्मुखी। यह प्रश्न आपने नया देखा होगा तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? तन प्लस में, तम प्लस ए, तत प्लस में, या फिर तन प्लस अमय। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? आप सभी लोग कमेंट करें कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से बढ़िया। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी भाई बहन कमेंट करें, कुछ भाई बहन गलत भी कर सकते हैं, तो ध्यान रखिए तन प्लस मैं नहीं होगा, तम प्लस ए नहीं होगा, तन प्लस अमय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एकदम से सही होगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो व्यंजन संधि होती है, तो व्यंजन संधि में नाका क्या बन जाता है? नाका ता बन जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, नाका ता, ताका मा, ताका ना, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए नाका क्या बन गया? ता बन गया, तो इसीलिए यहाँ पर तत प्लस में हो गया एकदम से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ इसमें आपका व्यंजन संधि है दोस्तों, आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि आप बहुत होशियार हैं, मैं जानता हूँ दोस्तों, आपने बहुत मेहनत की है तभी आप यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि बिना मेहनत किए आप इस सिचुएशन में आ चुके हैं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपने बहुत मेहनत की, आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमारे देश में बाल विवाह से संबंधित एक कानून है। इस नियम के अनुसार विवाह की कम से कम आयु कठोर रूप से निश्चित कर दी गई है, जो है बताइए क्या है यह है आयु? लड़की के लिए 18 वर्ष तथा लड़के के लिए 21 वर्ष, लड़की लड़के दोनों के लिए 18 वर्ष, लड़की लड़के दोनों के लिए 21 वर्ष, या फिर लड़की के लिए 16 तथा लड़के के लिए 19 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर किसी भी भाई बहन का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह तो एक चिंदी सा क्वेश्चन है। ठीक है, चिंदी मतलब समझते हैं ना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन। बताइए इस प्रश्न का आंसर। तो आप सभी लोगों का सही है कि लड़की के लिए 18 तथा लड़के के लिए 21 वर्ष आयु होनी चाहिए, एकदम से सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, कुछ भाई बहन कहते हैं कि हमारे पास लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता। तो दोस्तों आपके पास लाइफ में कभी नहीं आएगा, ज़िंदगी में आपके पास नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि आप बेल आइकन को नहीं दबाते। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन उसके बराबर में जो घंटी वाला बटन दिखता है आप उसे नहीं दबाते, तो आपके पास कभी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। यदि आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आपको घंटी वाला बटन दबाना पड़ेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। जब भी हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होगी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस प्रश्न का। मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का, या फिर पालन पोषण और शिक्षा का? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यह प्रश्न भी एक सिंपल सा प्रश्न है जो आपका किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है आजन्म शब्द का उदाहरण क्या है? आजन्म शब्द का उदाहरण क्या है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, या फिर आपका द्विगु है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा, बताइए क्या होगा। आजन्म जो है वो किस प्रकार का समास हो सकता है, यह आपको बताना है दोस्तों। जी हाँ, बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों का सही है। यदि हम द्विगु की बात करते हैं, द्विगु संख्यावाची होता है, जहाँ पर संख्याओं की बात की जाती है वहाँ पर आप द्विगु समास होता है। जहाँ पर दो शब्द एक जैसे होते हैं, जैसे रात दिन, माता पिता, तो यह आपका द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, तत्पुरुष क्या कहलाता है? जिसमें कारकों का योग होता है वह आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। और अव्ययी भाव में क्या होता है? प्रथम पद अव्यय होता है, यानी कि इसमें आ क्या है आपका अव्यय है और जन्म आपका शब्द है। ठीक है, तो आप समझते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। आ प्लस जन्म यानी कि आजन्म, तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि घटपर्णी, घटपर्णी जिसे निपेंथिस कहते हैं, पादपों का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो कि चूहों, मेंढकों और कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। इस पादप से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जो इन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे देश में यह पादप कहाँ पाया जाता है, यह आपको बताना है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है, जल्दी से कमेंट करें।
यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है और हर बार आता है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस बार भी एग्जाम में आपका आएगा 99%। ठीक है, तो बताइए क्या हो सकता है? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या असम? बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो सकता है। तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी भाई बहन कमेंट करें। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप सभी लोग जानते हैं मेघालय में पाया जाता है। किसमें दोस्तों? मेघालय में पाया जाता है क्या? बताइए क्या मेघालय में पाया जाता है? तो आप कहोगे बी वाला, यानी कि ऑप्शन इधर उधर हो गए, तो ध्यान रखिए आपका मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, यह आपका मेघालय में पाया जाता है, एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न को बताएं दोस्तों कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। क्या ये हो सकता है? अगला है, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। आपका सी ऑप्शन है। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी बताइए दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, क्यों देना चाहिए? तो क्या शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है? तो बताया गया है दोस्तों, एकदम से सही है दोस्तों, लेकिन ये मोस्ट सुटेबल आंसर आपको भी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित। देखिए, अगर हम व्यक्तिगत तरीके से अगर बच्चे को जानते हैं तो अनुशासित कर सकते हैं क्या? तो अनुशासित से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। नेक्स्ट, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा स्पेशल है, वो कुछ ना कुछ उसमें क्वालिटी होती है, तो हर बच्चा अपने तरीके से सीखता है। तो ध्यान रखिए, सीखने की गति अलग अलग होती है, तरीके अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों एक बार लाइक कर दें, एक बार लाइक कर दें। मेरा गला भी थोड़ा सा थक गया है बहुत ज़्यादा, तो ध्यान रखिए, मेरी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि सर आप बता दीजिए अपना टाइम टेबल क्या रहता है। तो ध्यान रखिए, आपका जो टाइम टेबल है वो दोपहर 12 बजे, शाम 4 बजे और रात्रि 9 बजे, यह 3 लाइव क्लास आपको मनु वर्मा यानी कि मेरे द्वारा दी जाती हैं। और उसके अलग आपको नीरज सर द्वारा कुछ क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आपको कम से कम दिन में 5 से 6 क्लास दी जाती हैं। यदि आप इतना करते रहते हैं तो गारंटेड आपका जो एग्ज़ाम है सीटेट का वो 105 प्लस से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, तो इस प्रश्न की बात करते हैं कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उचित रूपात्मक कार्य है। क्या है दोस्तों? प्रश्नोत्तरी, भूमिका निर्वाह या फिर रोल प्ले, वर्ग पहेली या फिर सर्वेक्षण आधारित परियोजना। यह प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है दोस्तों। जी हाँ, बताइए, यह प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों के समझ का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका पूछा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से सही है। कुछ लोगों का गलत है, कुछ लोगों ने यहाँ पर भूमिका और ये वाला दिया है रोल प्ले वाला, ये गलत हो जाएगा। वर्ग पहेली भी गलत होगा, प्रश्नोत्तरी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि सर्वेक्षण आधारित परियोजना इसका एकदम से सही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जी हाँ, हमारा अगला प्रश्न है। और दोस्तों आप अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो, आपको लगे कि हाँ सीटेट में आएंगे, तो यह मैं आपसे लिख के दे रहा हूँ। कम से कम आपको यहाँ पर 105 प्लस का स्कोर कवर कराया जाएगा मैराथन क्लासेस से ही। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको लाए जाते हैं मनु वर्मा के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न की बात करते हैं कि कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए।
भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। क्या लिखा है कि यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो, ये डीजल होगा, ठीक है, डीजल ना हो तो क्या होगा दोस्तों, इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों प्रश्न को कि कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में किसी पाठ में एक दिया गया है, क्या दिया गया है कि सोचिए और चर्चा कीजिए, और भाग में नीचे कथन जो दिया है वो है यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। तो इस कथन का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है, क्या हो सकता है दोस्तों। स्लाइड को छोटा कर देते हैं जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए। जी हाँ, बहुत छोटा करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन इतना अच्छा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखिए आपको स्लाइड तो छोटा करना पड़ेगा। तो बात करते हैं इस प्रश्न की कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। अगला, पेट्रोल डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। ऑप्शन सी है छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन करना। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो बताइए इसके बारे में, ठीक है। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी लोग सही देते हैं, तभी तो मैं कहता हूं कि आप इतने अच्छे हैं कि आपसे दूर जाने का मन नहीं करता, लगता है कि आपको पूरे दिन ऐसे ही पढ़ाऊं, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण दोस्तों दूर जाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारा काम होता है हमारे पास, तो आपसे मतलब ऑल टाइम तो लाइव नहीं रह सकते, ठीक है। पर आप बहुत अच्छे हैं दोस्तों, आपसे मैं कहता हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए तो सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक करने के लिए बोलता हूं तो लाइक कर देते हैं, और अगर कमेंट करने के लिए बोलता हूं तो कमेंट करते हैं। आप सच में बहुत अच्छे हैं दोस्तों, तभी तो मैं कहता हूं आप मेरे भाई बहन हैं, ठीक है, आप मेरे भाई बहन हैं दोस्तों, मैं कभी स्टूडेंट नहीं समझता, ठीक है। हमारा आपका यह परिवार है, श्री गुरु एकेडमी एक परिवार है, कोई चैनल नहीं है दोस्तों, यह एक परिवार है। तो ध्यान रखिए, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। सेकंड ऑप्शन है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में। देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ईबीएस में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जहां पर भी आपको मिलेगा कि वातावरण से जोड़कर पढ़ाने की, जहां पर जरा सी भी बात होगी तो आप उसी को सही मान लेना है, ठीक है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार आपको लाइव क्लास का शेड्यूल दोबारा से बता देता हूं, आपको दोपहर 12 बजे, शाम 4 बजे और रात्रि 9 बजे आपको लाइव क्लास मिलती है, तो आप सभी लोग तैयार रहा करें, ऑटोमेटिक आप श्री गुरु एकेडमी पर आ जाया करें, आपको कोई इनविटेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ना है, आपको तैयारी करनी है, आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, तो आप अपने आप से आ जाया करें, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, और सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर दें यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्योंकि आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं, और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर बताएं। और दूसरी और एक इम्पोर्टेंट बात कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि क्या होगा आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल तक आप कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो बताइए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, वीडियो अभी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।